नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने सपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से भटकी हुई पार्टी बताया। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का सिर्फ नाम लेती है, लेकिन उनके आदर्शों को भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर सपा ने डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को अपनाया होता तो उन्हें इतनी करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब तक राम, कृष्ण और शंकर भारत के आदर्श रहेंगे तब तक देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी को इन महापुरुषों पर विश्वास नहीं है। वे सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और विकास का भव्य प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि 45 दिनों तक चले इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, लेकिन एक भी आपराधिक घटना दर्ज नहीं हुई। ना कोई छेड़खानी, ना कोई अपहरण, ना कोई हत्या। यह उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का प्रमाण है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा कि सपा सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रही है, लेकिन जनता अब उनकी बातों में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 पर हमने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन यह सिर्फ आयोजन के लिए नहीं था। प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया गया। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर बनाए गए। संभल में 56 वर्षों बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में 67 तीर्थ थे, जिसमें से 54 को खोज निकाला गया है। हमारी विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जो भारत की संस्कृति और आस्था का हिस्सा है उसे संजोकर रखना ही उनका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में जातीय जनगणना की मांग को लेकर हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर दिया। सपा नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना न कराए जाने से समाज के सभी वर्गों में निराशा है। सपा के आशुतोष सिन्हा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में जातीय समीकरणों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 34 कुलपतियों में 11 ब्राह्मण, 11 क्षत्रिय, 4 वैश्य, 2 कायस्थ, 3 ओबीसी और 3 SC/ST समुदाय से आते हैं। वहीं सपा सदस्य किरण पाल कश्यप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 2017 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य को आगे रखकर लड़ा था, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा को दलितों और पिछड़ों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा नेता सिर्फ अखिलेश चालीसा पढ़ने में लगे रहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 2004 से 2014 तक केंद्र में सपा समर्थित यूपीए की सरकार थी, तब जातीय जनगणना की मांग क्यों नहीं उठाई गई। मौर्य ने आगे कहा कि भाजपा सामाजिक समीकरणों का एक शानदार गुलदस्ता है और उनकी सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। इस चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि भारत रत्न से पेट नहीं भरता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान देती है, लेकिन सामाजिक न्याय की बात नहीं करती। उनके इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदन में शिक्षकों की पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठा। निर्दलीय सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने 40,000 बेसिक शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये शिक्षक 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए थे, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति 2005 से पहले नहीं, बल्कि ट्रेनिंग 2005 से पहले हुई थी, इसलिए वे पुरानी पेंशन के पात्र नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की सदस्य डॉक्टर रागनी के परिषदीय विश्वविद्यालयों को बंद करने के सवाल पर शिक्षा राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का कोई इरादा परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का नहीं है। मंत्री ने बताया कि सरकार परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रही है और सभी विद्यालयों में 2 टैबलेट स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की जा रही है।
बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के अधिकार पर मंत्री ने कहा कि 1,65,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और हर विद्यालय में अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही विद्यालयों में डिजिटल कंटेंट की व्यवस्था की जा रही है और पुस्तकों में QR कोड दिए जा रहे हैं ताकि छात्र आसानी से ऑनलाइन सामग्री का उपयोग कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए शिक्षक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिससे बच्चों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सदन में गुटखा थूकने का मुद्दा उठाना पड़ा। दरअसल सदन की कॉर्पोरेट पर किसी विधायक ने गुटखा थूक दिया था, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष गुस्से में दिखे। उन्होंने खुद गंदगी की साफ सफाई करवाई और विधायकों से अपील की कि वे इस शर्मनाक हरकत को दोबारा न दोहराएं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि किसी विधायक ने सदन में गुटखा थूका है। उन्होंने खुद मौके पर जाकर दाग साफ करवाए और विधायकों से अपील की कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो खुद स्वीकार करें। सतीश महाना ने वीडियो में गुटखा थूकने वाले विधायक को देख लिया था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनका नाम नहीं बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर संबंधित विधायक खुद आगे नहीं आते तो उन्हें बुलाना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सतीश महाना ने सदन के सभी विधायकों से एक अहम अपील की कि कृपया विधानसभा को साफ रखें और गुटखा न थूकें। उन्होंने विधायकों से अनुरोध किया कि वे दूसरे को भी ऐसा करने से रोकें। उन्होंने कहा कि यह सदन हम सबकी जिम्मेदारी है और इसकी गरिमा बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहुजन समाज पार्टी में चल रही आंतरिक कलह और मायावती की ओर से आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को हटाने सरीखे कड़े फैसलों के बीच नया बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो अब खुद पार्टी की पूरी तरह से कमान संभालते हुए पुराने वोटरों और काडर को एकजुट करने में लग गई हैं। इसी योजना के तहत उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मायावती ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि इस तरह का भेदभाव समाज में शांति सद्भाव के लिए हानिकारक हो सकता है, जो बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने लिखा कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात किए सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है वह न्याय संगत नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम बायर्स मेट्रो प्रोजेक्ट और अनियोजित विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए। उन्होंने बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही मेट्रो निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सौनई टाउनशिप की स्थापना करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सरकार होम बायर्स के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए एक सख्त मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कानपुर लखनऊ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की और निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि यूपी सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर तेजी से काम कर रही है। सौनई टाउनशिप की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटलाइजेशन पर जोर देते हुए अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। 100 होटलों और 100 अस्पतालों के निर्माण के लिए जल्द ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इन प्रमुख फैसलों के साथ मुख्यमंत्री ने अनियोजित विकास की समस्या को समय रहते चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड के पूर्व निदेशक और पूर्व MLC वासुदेव यादव को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है, जिसके चलते उन्हें वाराणसी की MP MLA कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार अदालत ने वासुदेव यादव को कई बार समन जारी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद गैर जमानती वारंट जारी हुआ और मंगलवार को प्रयागराज से उनकी गिरफ्तारी हुई। अदालत में पेशी के दौरान वासुदेव यादव की ओर से अंतरिम जमानत की याचिका दायर की गई, लेकिन सरकारी वकील विनय कुमार सिंह ने विरोध किया। विशेष न्यायाधीश
यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। मामले की जांच में सामने आया कि वासुदेव यादव की आय 1 करोड़ 69 लाख रुपए थी, जबकि उनके पास 6 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति मिली। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने बताया कि 2017 में ही जांच शुरू हुई थी, जिसमें सामने आया कि नौकरी के दौरान उनकी संपत्ति उनकी वैध आय से कहीं अधिक थी। 29 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए 19 वर्षीय आतंकी अब्दुल रहमान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस और एसटीएफ पलवल की टीम अब्दुल के 2 मोबाइल फोन की जांच कर रही है, जिनसे आतंकी मॉड्यूल की कई नई कड़ियां जुटने की संभावना है। अब्दुल रहमान के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रही है। इन मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियो मिले हैं जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बताए जा रहे हैं। अब्दुल फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आतंकी आकाओं और नेटवर्क के संपर्क में था। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह पिछले 1 साल से आतंकियों के संपर्क में था। अब्दुल के पास से 1 मार्च 2025 की अयोध्या कैंट से दिल्ली जंक्शन की ट्रेन टिकट मिली है। एजेंसियों का मानना है कि वह 1 मार्च को ही दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली से उसे लोकेशन मिलने के बाद फरीदाबाद के पाली इलाके में हथियार और हैंड ग्रेनेड लेने आया था, लेकिन इसे हथियार मिलने से पहले ही पकड़ लिया गया। एसटीएफ की टीम हथियार सप्लाई चेन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। आतंकी का दावा है कि उसका सीधे सप्लायर से कोई कनेक्शन नहीं था, उसे केवल लोकेशन भेजी गई थी जहां से उसे सामान उठाना था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मरकज में जमात के संपर्क में आया। वह विशाखापट्टनम समेत कई देशों की यात्राओं में भी कर चुका है। 1 मार्च को वह आतंकी आकाओं के आदेश पर घर वालों को दोस्त के पास काम से जाने की बात कहकर अयोध्या से निकला था। यह गिरफ्तारी एक बड़े आतंकी नेटवर्क के खुलासे की ओर इशारा कर रही है। क्या अब्दुल अकेला था या उसके साथ और भी लोग जुड़े थे? क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीजीपी मुख्यालय ने मंगलवार को 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिनमें बलिया वसूली कांड में हटाए जाने के बाद प्रतीक्षारत चल रहे एसपी देवरंजन वर्मा भी शामिल हैं। उन्हें डीआईजी नियम एवं ग्रंथ बनाया गया है। अन्य तबादलों में वाराणसी के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एलिजर्सन को यूपी 112 भेजा गया है। इसके अलावा एटीएस के डीआईजी मनोज सोनकर को पीएससी वाराणसी अनुभाग भेजा गया है। सतर्कता अधिष्ठान में तैनात शगुन गौतम को एपीटीसी सीतापुर का एसपी बनाया गया है। कानपुर नगर में पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह को वाराणसी में संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। कानपुर कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट भेजा गया है। लखनऊ में पुलिस उपायुक्त अपर्णा गुप्ता को एसपी मुख्यालय बनाया गया है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में सूरज कुमार राय को छठी वाहिनी पीएससी मेरठ का सेना नायक बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सोमवार को चली तेज सतही हवाओं से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है। सोमवार को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इन तेज हवाओं की वजह से गर्मी का असर थोड़ा कम महसूस हुआ और दिन का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को भी लखनऊ का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने का अनुमान है। लखनऊ के अलावा अन्य प्रमुख शहरों वाराणसी, प्रयागराज, बस्ती, हमीरपुर, कानपुर, बाराबंकी सहित अधिकांश जिलों में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 मार्च तक प्रदेश में हवाएं चलती रहेंगी, जिससे तापमान नियंत्रित रहेगा। 7 मार्च के बाद हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी और धूप तेज महसूस होगी। 8 और 9 मार्च को प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।